हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जिस पोएम का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे वो है जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इस पोएम को मिल्टन ने सोनेट 19 व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट नाम से लिखा था, लेकिन उनकी डेथ के काफ़ी बाद एक पब्लिशर ने इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम से भी पब्लिश किया और फिर से ये इसी नाम से ज़्यादा फेमस हो गई। तो चलिए इसको देखते हैं। और ये एक सैम्पल वीडियो है। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो आपको अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले इस पोएम को देखते हैं। ये है इसका ये स्टैंजा जिसका हम लोग रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट से लेकर डॉट गॉड एग्जैक्टली डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क। तो चलिए देखें सबसे पहले इसका रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम सोनेट 19। तो इन लाइन्स को लिया गया है सोनेट 19 से, पॉपुलरली नोन एज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, रिटन बाय जॉन मिल्टन, जिसे ज़्यादा पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम से, और इसको लिखा है जॉन मिल्टन ने। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ऑक्टेव ऑफ द पोएम इज एन एक्सप्लोरेशन ऑफ अ मॉरल डिलेमा फेस्ड बाय जॉन मिल्टन। देखिए, ऑक्टेव मतलब किसी, ये पोएम एक सोनेट है तो जो उसका पहला 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसे ऑक्टेव कहते हैं। तो जो ऑक्टेव है वो एक्सप्लोर कर रही है किस चीज़ को? एक मॉरल डिलेमा को, ठीक, जो जॉन मिल्टन फेस कर रहे हैं। मॉरल मतलब नैतिक, डिलेमा मतलब दुविधा। एज ही वॉज फोर्स टू कम टू टर्म्स विद हिज ब्लाइंडनेस। और ये क्या दुविधा है उनके मन में? क्योंकि अब वो अंधे हो गए हैं। 42 साल की उम्र में मिल्टन जो है पूरी तरह से अंधे हो गए थे, वो देखने में सक्षम नहीं थे। तो अब क्योंकि वो अंधे हो गए तो उनका डिलेमा ये नहीं है कि हम अंधे हो गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब मेरे अंदर जो पोएट्री का टैलेंट है तो वो मेरे भीतर बर्बाद हो जाएगा, तो गॉड क्या सोचेंगे, वो नाराज़ होंगे। आइए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में बातें डिटेल में आएंगी। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर्स कंसिडरेशन, यानी कि पोएम जो शुरू होती है वो स्पीकर के इस कंसिडरेशन से ऑफ हाउ ही हैज़ स्पेंड, कि किस तरह से उन्होंने खर्च कर दी द ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के वो साल, रिप्रेजेंटेड एज हिज लाइट, जो कि मतलब उनकी लाइट के रूप में रिप्रेजेंट किए गए हैं, यानी जब वो देख सकते थे। तो अपनी लाइट, अपनी ज़िंदगी के वो दिन जब वो देख सकते थे, उनकी आंखों की रोशनी थी उनके साथ, उसे उन्होंने किस तरह से खर्च कर दिया। The light and being a metaphor for life are also a literal representation of Milton's life। तो ये जो लाइट है और उसको एक मेटाफर के रूप में, लाइफ के एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो ये एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन है मिल्टन की ज़िंदगी का। डेज इन विच ही कुड सी, मतलब मिल्टन की ज़िंदगी के उन दिनों का जिनमें वो देख सकते थे। सिंस मिल्टन वेंट ब्लाइंड एट 42, और क्योंकि मिल्टन 42 साल की उम्र में अंधे हो गए थे, he had the opportunity to use his writing skill। तो अभी सिर्फ 42 साल के ही वो थे, तो उनके पास मौका था कि वो अपनी राइटिंग स्किल का जो है इस्तेमाल अभी और कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि वो अंधे हो गए हैं तो इसलिए वो थोड़े परेशान हैं। थोड़े क्या, काफ़ी परेशान हैं। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट नो एट दैट टाइम, क्योंकि उन्हें उस वक्त ये पता नहीं था दैट हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स वुड बी रिटन वाइल ही वॉज ब्लाइंड, कि उनके ग्रेटेस्ट वर्क तब लिखे जाएंगे जब वो अंधे हैं। यानी कि उन्हें अभी मालूम नहीं है कि भले ही मैं अंधा हूँ, लेकिन अपनी ग्रेटेस्ट राइटिंग, अपनी बेस्ट राइटिंग मेरी अभी आना बाकी है, और अंधे होने के बाद ही मैं अपनी सबसे अच्छी पोएम्स लिखूँगा। मिल्टन स्पीक्स ऑफ हिज टैलेंट, दिस टैलेंट, हिज स्किल्स विद वर्ड्स एंड लव फॉर राइटिंग हैज़ हिज एंटायर लाइफ। तो यहाँ पर मिल्टन अपने टैलेंट की बात कर रहे हैं, अपने टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये टैलेंट क्या है? उनकी स्किल है वर्ड्स के साथ, यानी शब्दों के साथ जो वो खेलते हैं, और राइटिंग के प्रति जो उनका प्यार है, यही उनकी स्किल है। और वॉज हिज एंटायर लाइफ, यही टैलेंट उनका जो है वही उनकी एंटायर लाइफ है, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी है। हिज लिवलीहुड एंड सेल्फ वर्थ डिपेंडेंट ऑन इट। देखिए, यहाँ लिखा है कि उनकी जो आजीविका है और सेल्फ वर्थ है वो इसी पर निर्भर करती है कि जो वो एक राइटर के रूप में जो मुकाम हासिल करें दुनिया में। लेकिन देखो, सच बात यह है कि मिल्टन बहुत अमीर फैमिली को बिलोंग करते थे, तो उनकी लाइवलीहुड इस पर डिपेंड नहीं करती थी। अगर वो कुछ भी ना करते तो भी वो बहुत अच्छे से रहते, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते, बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। हाँ, सेल्फ वर्थ ज़रूर सही बात है कि इसके ऊपर डिपेंड करती थी। दिस वर्ड टैलेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग दीज लाइन्स। और ये जो शब्द है टैलेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैलेंट से मतलब यही है कि उनकी लिखने की क्षमता, या एक राइटर के रूप में जो उनकी एबिलिटी थी वही उनका टैलेंट था। द नेक्स्ट लाइन्स
बिगिन टू स्पीक टू मिल्टन्स डिवोशन टू गॉड। और आगे की जो लाइनें हैं वो बता रही हैं गॉड के प्रति मिल्टन के डिवोशन को। ही एक्सप्लेन्स दैट हिज टैलेंट आर स्टिल हिडन। और वो क्या कह रहे हैं कि उनका टैलेंट जो है वो अभी भी छुपा हुआ है, वो अंधे हो गए तो उनके भीतर उनका राइटिंग टैलेंट दफन हो गया है। इवन दो हिज सोल्स इज मोर बेंट, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो और भी ज़्यादा दबी जा रही है या झुकी जा रही है टू सर्व गॉड, गॉड को सर्व करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए। एंड प्रेजेंट हिज अकाउंट थ्रू राइटिंग, और जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी का अकाउंट प्रेजेंट कर सकें जो है गॉड के सामने अपनी राइटिंग के द्वारा। ही मस्ट डू ऑल ही कैन स्पीक फॉर गॉड, यानी कि उन्हें वो करना चाहिए जो वो कर सकते हैं, यानी गॉड के लिए बोलना। लेट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट, देखिए जो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड है ये असल में एक बाइबल की एक स्टोरी से रिलेटेड है कि एक बार जो है एक आदमी अपने नौकर को काफ़ी पैसे देकर कहीं चला जाता है और उसका नौकर उसे दफन कर देता है, दबा देता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। और जब वो आदमी लौट कर आता है तो वो अपने नौकर को डांटता है कि मैंने तुम्हें दिया था इतनी कीमती चीज़ें तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए था, तुमने इसको वेस्ट कर दिया। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि गॉड ने जो है मुझे टैलेंट दिया है पोएम्स लिखने का, लेकिन अब अगर क्योंकि मैं अंधा हो गया हूँ मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा, तो जब गॉड से मेरी मुलाकात होगी तो वो मुझे डांटेंगे। चाइल्ड मतलब होता है डांटना। ठीक, तो ही मस्ट डू ऑल ही कैन स्पीक फॉर गॉड, यानी मिल्टन को वो करना चाहिए जो वो कर सकते हैं, यानी उन्हें गॉड के प्रति बोलना चाहिए। ये भी मिल्टन की राइटिंग की एक खासियत थी कि वो जो है जस्टिफिकेशन देते थे उन हर चीज़ को जो गॉड करते थे, यानी गॉड जो करते हैं ठीक ही करते हैं, ऐसा मिल्टन अपनी राइटिंग के थ्रू जो है लिखते थे। सो दैट इफ गॉड रिटर्न्स, तो देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको अभी स्टोरी बताई वही वाली बात है कि अगर जब भी वो गॉड से मिलते हैं ही विल नॉट चाइड, तो गॉड उन्हें डांटेंगे नहीं। और एडमोनिश, हाँ एडमोनिश मतलब भी डांटना झिड़कना, तो वो उन्हें डांटेंगे नहीं। मिल्टन फॉर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गिफ्ट्स, यानी उन गिफ्ट्स का जो है एडवांटेज नहीं क्योंकि ये ले पाएंगे अंधे होने की वजह से, तो गॉड इन्हें डांटेंगे। दैट गॉड हैज़ गिवन हिम, क्योंकि इनको पोइट्री का टैलेंट दिया तो गॉड नहीं है, तो गॉड ने इन्हें जो टैलेंट दिया है उसका अगर एडवांटेज नहीं लेंगे तो गॉड नाराज़ होंगे, इन्हें डांटेंगे। ही आस्क, वो पूछते हैं, डज गॉड रिक्वायर दोज विदाउट लाइट टू लेबर, कि क्या ईश्वर उन लोगों से भी श्रम करवाना चाहते हैं, उन लोगों से भी लेबर चाहते हैं, उनसे भी काम करवाना चाहते हैं जिन्हें लाइट डिनाई कर दी गई हो, यानी जिनके जीवन में रोशनी ना हो, यानी जो अंधे हो गए हों, तो क्या ईश्वर उनसे भी काम लेना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर व्हेन ही कैन नॉट कंटिन्यू हिज वर्क ड्यू टू हिज ब्लाइंडनेस, तो वो ऐसा जानना क्यों चाहते हैं, क्योंकि अब वो अपने वर्क को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो और लिख नहीं सकते हैं अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से। विल गॉड स्टिल रिक्वायर वर्क ऑफ हिम, तो क्या गॉड अभी भी चाहते हैं कि भले ही वो अंधे हो गए हैं लेकिन तब भी उन्हें उनके लिए काम करना होगा। तो देखिए यही जो है एक ग्रेट इंसान की पहचान होती है कि मिल्टन अंधे हो गए हैं, वो समझ रहे हैं कि अब वो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी वो परेशान इसलिए हैं कि उन्हें जो है गॉड को अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करना है। और इसी चक्कर में आप देखिए कि आगे चलकर उनकी ग्रेटेस्ट राइटिंग सामने आएगी, जितना इन्होंने अभी लिखा है इससे कहीं बढ़िया कहीं बेहतर वो आगे लिखेंगे। तो चलिए पोएम को आगे बढ़ाते हैं। ये इसका सस्टेट है, यानी लास्ट का 6 लाइन का स्टैंजा है। तो ये है क्या यहाँ पर, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। देखिए अभी तक इनके मन में जितने भी सवाल आए हैं उसका जवाब पेशेंस यानी इनका धैर्य देगा इन्हें। तो आइए चलिए देखते हैं रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो रेफरेंस तो सेम ही है कि ये लाइन ली गई है सोनेट 19 से, जिसे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम से जाना जाता है, और इसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। कॉन्टेक्स्ट भी खाली अंतर ये है कि ये सेस्टेट है और इस पोएम में जो है एक्सप्लोरेशन किया गया है उसी मॉरल डिलेमा का जॉन मिल्टन के, जिसका सामना उन्हें अपने अंधेपन की वजह से करना पड़ रहा है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, मिल्टन थिंक्स ही कैन नॉट कंटिन्यू एज ही हैड बीन, क्योंकि मिल्टन को ऐसा लग रहा है कि अब वो जो है अपनी राइटिंग को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब जो है जो उनकी स्थिति हो गई है, क्योंकि वो अंधे हो गए हैं, तो इसलिए उनके लिए लिखना पॉसिबल नहीं है। इन दिस स्टैंजा ही आस्क, और इस स्टैंजा में वो पूछते हैं, एंड रिसीव्स, और उन्हें मिलता भी है, एन आंसर, वो जवाब, टू हिज इनर क्वेरी, जो उनके इनर मोस्ट क्वेरी है, जो उनके सवाल हैं उनके मन के, उनका सब का जो है जवाब उनको इस स्टैंजा में मिल जाता है। मिल्टन कंटिन्यूज इन्वोकिंग द पर्सोनिफिकेशन ऑफ पेशेंस इन द नेक्स्ट लाइन, और मिल्टन कर क्या रहे हैं कि अब वो इन लाइन में अपने पेशेंस को जो है, अपने धैर्य को पर्सोनिफिकेशन उसका कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा जो है
तरीका है, एक ऐसी आर्ट है पोएम लिखने की कि जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग जैसा यानी किसी ह्यूमन बीइंग जैसी क्वालिटीज़ दी जाती हैं। तो पेशेंस तो कभी बोलता है नहीं, लेकिन देखिए कि उसको इन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया है, तो पेशेंस ही इनको इनके सवालों का जवाब दे रहा है। पेशेंस रिप्लाइज, पेशेंस जवाब देता है टू द स्पीकर्स इंटरनल क्वेश्चन, स्पीकर के इंटरनल क्वेश्चंस का। एंड द रिमाइंडर ऑफ द पोएम, एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब बची हुई यानी आगे की जो भी पोएम है, रिमाइंडर ऑफ द पोएम इज दैट रिस्पॉन्स, यही वो जवाब है, यानी पेशेंस जो जवाब दे रहा है, आगे की पोएम वही जवाब है। पेशेंस एक्सप्लेन्स दैट गॉड डज नॉट नीड स्पेशल गिफ्ट, तो पेशेंस इनको बताता है कि ईश्वर को किसी स्पेशल गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, और वर्क फ्रॉम मैन, ना ही उसे किसी काम की ज़रूरत है किसी भी इंसान से, सच एज मिल्टन्स राइटिंग, जैसे कि मिल्टन की जो राइटिंग है, यानी कि गॉड को मिल्टन की राइटिंग वाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लव्स बेस्ट दोज हु बियर हिज माइल्ड योक, लेकिन ईश्वर उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो उसके माइल्ड योग को सह लेता है। ठीक, बियर मतलब सहन करना, हिज माइल्ड, माइल्ड मतलब माइल्ड, माइल्ड मतलब आप जानते हैं कि जैसे सॉफ्ट सा, योग, योग, हाँ योग एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। योग जो है उस लकड़ी के एक चीज़ होती है जिसे बैल को, अगर आपने कभी बैल को खेत जोतते हुए देखा हो तो उनके गले में एक लकड़ी का वो बना हुआ होता है, एक लकड़ी का स्ट्रक्चर बना होता है जिससे कि वो बैल एक सीधे डायरेक्शन में चले। ठीक, तो उसी को बोलते हैं योग। तो ये कह रहे हैं कि गॉड उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो उसके माइल्ड योग को सह लेता है। देखिए यहाँ पर ये लिखा भी है कि दिस कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज, तो दिस किसके लिए कहा गया है, माइल्ड योग के लिए कहा गया है कि दिस कॉम्प्लिकेटेड फ्रेज रेफर्स अ योग, यानी कि कॉम्प्लिकेट फ्रेज जो है वो योग की ओर रेफर करता है। और अ वुडन फ्रेम, जो कि एक वुडन फ्रेम है, यूज टू बी प्लेस्ड अराउंड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के चारों ओर, प्लाउइंग एनिमल, उन जानवरों के चारों ओर, गर्दन के चारों ओर जो खेत को जोतते हैं। ठीक, प्लाउ एनिमल्स नेक एंड शोल्डर, उनके कंधों पर और उनके शोल्डर्स पर। दिस वुड अलाउ द एनिमल्स टू बी डायरेक्टेड अराउंड द फील्ड, और ये जो है एनिमल्स को अलाउ करता है कि उन्हें डायरेक्शन दिया जा सके फील्ड में। एसेंशियली दोज हु गिव ओवर देयर लाइफ टू गॉड, और असल में वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को ईश्वर के हवाले कर देते हैं, एंड एक्सेप्ट्स दैट, और इस बात को स्वीकार करते हैं, ही इज़ इन कंट्रोल, कि जो ईश्वर है वही कंट्रोल में है, ऑफ देयर फेट, उनके भाग्य का, उनकी किस्मत का, आर लव्ड बेस्ट, उन्हें ही ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। दैट इज़ वॉट गॉड रिक्वायर्स, यही वो चीज़ है जो गॉड चाहते हैं, नॉट गिफ्ट्स और वर्क, उन्हें ना कोई गिफ्ट चाहिए और ना ही कोई वर्क चाहिए। द पोएम एंड्स विद द आंसर, और ये पोएम इस आंसर के साथ ख़त्म होती है, टू द स्पीकर्स अनआस्क्ड क्वेश्चन, जो स्पीकर का असल में एक अनआस्क्ड यानी बिना पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, दैट दोज हु कैन नॉट रश, कि वो लोग जो तेज़ी से रश नहीं कर सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बहुत काम नहीं कर सकते हैं, ओवर लैंड एंड ओशन, धरती पर और ज़मीन पर, लाइक मिल्टन, यानी कि मिल्टन जैसे लोग, ऑल्सो सर्व गॉड, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से आप प्ले स्टोर पे जाइए और अर्पित शुक्ला लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।